हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 8th की बुक का 9वां चैप्टर है घर्षण। तो आज के लेसन में घर्षण के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो। अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? इस अध्याय में इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। तो लिखा है यहाँ घर्षण बल। घर्षण बल पढ़ने के लिए क्रियाकलाप को पढ़ना आवश्यक है। लिखा है, मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों की सापेक्ष गति का विरोध करता है। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे कि घर्षण बल क्या है। घर्षण बल वह बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक गति का विरोध करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब लिखा है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे उसके पहले इस कमानीदार तुला के बारे में जान लेते हैं। लिखा है, कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। ये होती है कमानीदार तुला। और इससे क्या मापते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले बल को। आगे लिखा है, इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। तो घर्षण बल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यहाँ लिखा है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति करने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। यानी कि चिकने फर्श पर या चिकनी किसी वस्तु पर घर्षण बल कम होता है, और यदि पृष्ठ रुक्ष यानी खुरदरा हो तो उस पर घर्षण बल अधिक होता है। आगे लिखा है, हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है, यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। आगे लिखा है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी
वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो यदि कोई वस्तु रुकी है और उसमें गति प्रारंभ करानी है तो घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वह स्थैतिक घर्षण बल होता है। इसके अलावा किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए जो बल लगाना पड़ता है उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। तो आपको ये दोनों बातें भी साथ में याद रखनी हैं। अब पढ़ लेते हैं। लिखा है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए किसी गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? तो यदि आप कांच के गिलास को और एक मिट्टी के कुल्हड़ को लेते हैं तो मिट्टी के कुल्हड़ को पकड़ना आसान होता है क्योंकि वह खुरदरा होता है, और कांच के गिलास को पकड़ना कठिन होता है क्योंकि वो चिकना होता है। यदि उस पर तेल लगा दिया जाए तो उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वह हाथ से सरकने लगेगा। आगे लिखा है, यह भी याद कीजिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? तो यदि मार्बल वाले फर्श पर पानी डाल दिया जाए तो उस पर घर्षण जो है शून्य के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए चिकने फर्श पर चलना कठिन होता है क्योंकि उस पर घर्षण नहीं होता, इसीलिए उस पर फिसल जाते हैं। और जो कीचड़ वाली पगडंडी होती है उस पर भी चलना कठिन होता है क्योंकि उस पर भी घर्षण नहीं होता है। आगे लिखा है, यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब आपके शिक्षक चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न हो तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी और ना ही उन्हें रोका जा सकता था और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। तो दीवार में कील ठोकते हैं तो ये घर्षण के कारण ही संभव है। यहाँ इसमें चित्र में दिखाया जा रहा है। आगे लिखा है कि इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल बेयरिंग अथवा जूतों के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? तो घर्षण उसमें बढ़ाया जा सके इसीलिए जूते के सोल असमतल किए जाते हैं। लेकिन जूते के सोल घिस भी जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं? घर्षण के कारण। ये देख सकते हैं इनके जूतों के सोल बिल्कुल घिस गए हैं। आगे लिखा है, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। आप क्या अनुभव करते हैं? जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। तो ये सब घर्षण के कारण ही संभव है। माचिस का जल्ला माचिस की तीली को उसके पृष्ठ पर रगड़ते हैं तो वह घर्षण के कारण ही आग पकड़ती है। आगे लिखा है, आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण जिसमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
तो आगे घर्षण को कम करने के उपायों के बारे में बताया गया है। लिखा है घर्षण को बढ़ाना तथा घटाना, यानी किस प्रकार से हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से घटा सकते हैं, इसके बारे में लिखा है क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? अभी ये बताया था। खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहती है। इसीलिए जो टायर होते हैं ये खांचेदार इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इनमें घर्षण को बढ़ाया जा सके, और जूते के तो सोल असमतल इसीलिए किए जाते हैं ताकि घर्षण को बढ़ाया जा सके और चलने में आसानी हो। आगे लिखा है स्वचालित वाहनों तथा साइकिल की ब्रेक प्रणालियों के ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से पकड़ सके। तो इसीलिए कबड्डी खेलते वक्त जो कबड्डी के खिलाड़ी होते हैं अपने हाथों में मिट्टी लगा लेते हैं ताकि घर्षण को बढ़ा ले और जो खिलाड़ी है प्रतिद्वंदी खिलाड़ी उसको आसानी से पकड़ सकें। आगे लिखा है व्यायामी अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। तो ये तो घर्षण को बढ़ाने के उपाय थे। अब लिखा है कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। तो कुछ स्थितियों में घर्षण को कम किया जाता है। किन परिस्थितियों में कम करते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। तो जब कैरम खेलते हैं तो उस पर एक पाउडर छिड़कते हैं ताकि घर्षण कम हो जाए और जो गोटियां हैं वो आसानी से सरक जाएं। इसके अलावा कुछ मशीनों में भी ग्रीज डाला जाता है ताकि घर्षण को कम किया जा सके। आगे लिखा है जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपासन काफी सीमा तक दूर हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मशीनों में कल पुर्जे जो होते हैं उनमें ग्रीज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए। ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो इसे याद रखिएगा। आगे लिखा है गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। तो आपको याद रखना है जो भी पदार्थ घर्षण को कम करते हैं स्नेहक कहलाते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। तो आपको स्नेहक याद रखना है कि ये घर्षण को कम करता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। ये जो ट्रॉली बैग होता है इसमें पहिए लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? क्योंकि ये घर्षण को कम कर देते हैं। लिखा है आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है? आइए पता लगाएं। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। तो इसी कारण से ये पहिए लगाए जाते हैं ताकि घर्षण को कम किया जा सके और ये जो बैग है उसे आसानी से खींचा जा सके। आगे लिखा है किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है?
तो इसीलिए पहिए के आविष्कार को महानतम खोजों में गिना जाता है, क्योंकि पहिए के आविष्कार से जो कार्य मुश्किल थे पहिए ने उन्हें आसान बना दिया। आगे लिखा है क्योंकि लोटने घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बाल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि यानी हब के बीच बाल बेरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है। तो बाल बेरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये घर्षण को कम कर देते हैं। ये आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंखों में बाल बेरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब लिखा है तरल घर्षण के बारे में। तरल घर्षण क्या होता है इसके बारे में लिखा है। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि तरलों द्वारा जो घर्षण बल लगाया जाता है उसे कर्षण भी कहते हैं। आगे लिखा है किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त होते हैं? वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए, तो इसीलिए इनकी आकृति को इस प्रकार से बनाया गया है। हवाई जहाज की आकृति को एक पक्षी की आकृति के समान बनाया गया है और वाहनों के डिजाइन भी इसी प्रकार से बनाए जाते हैं ताकि तरल घर्षण कम हो जाए। तो आज के लेसन में घर्षण के बारे में जाना है। इससे 1-2 प्रश्न बनते हैं, जहां से प्रश्न बनते हैं वहां बता दिया है, आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।